जून जुलाई का महीना चल रहा था और हमें लग रहा था कि यार इस बार हम फोड़ देंगे सीवीटी 2024, तो बस हमारा ही है। एक साल ड्रॉप लिया ये सोच के कि इस बार 200 में 200 के नीचे की बात ही नहीं करने वाले। जब जुलाई अगस्त से पढ़ना चालू करा था तो हमें लग रहा था यार महीने बहुत ज्यादा बचे हुए हैं, आगे चल के हम देख लेंगे, आगे चल के अगस्त से पढ़ाई चालू करेंगे, नवंबर से चालू करेंगे, दिसंबर से चालू करेंगे। और फाइनली हकीकत यह है कि आज जनवरी भी बीत चुका है और अब लग चुका है फरवरी, और हाथों में टोटल मिला के आपके है सिर्फ और सिर्फ 90 डेज। और अब इन 90 डेज में दुनिया भर के यूट्यूब वीडियो पर सर्च कर रहे हैं कि आखिरकार अब क्या ऐसा निंजा टेक्निक अपनाएं कि भैया अब हमारा सिलेक्शन हो जाए मात्र इन 3 महीनों में। ऐसा कौन सा मंत्र आपको कोई बता दे, ऐसा कौन सा मोटिवेशनल स्पीकर आके तुम्हारे दिमाग को ब्रेन वॉश कर दे कि तुम 3 महीनों में अपना सब कुछ अचीव कर लो और बिना मेहनत के कर लो। मतलब दुनिया भर के ख्यालात अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं। रोज डेली बच्चे यही पूछते हैं कि सर मेरा नंबर नहीं उठ रहा है, सर मेरी पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं चल रही है, सर पढ़ते पढ़ते अब हम थक चुके हैं तो हमें क्या करना चाहिए। भाई देखो, यहां पर ना मैं तुम्हारे को कोई कहानी सुनाने नहीं आया हूं, यहां पे ना मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल गाथा गाने नहीं आया हूं, क्योंकि मोटिवेशन आपको सिर्फ एक दिन देता है। यहां पर ना मैं तुम्हें कुछ एक हकीकत समझाने आया हूं, कुछ एक हकीकत बताने आया हूं, जिसको शायद अगर तुम रियलाइज करोगे तो आगे आने वाले टाइम पे तुम्हारा हर चीज सुधर सकता है जो आगे आने वाला 90 डेज है। यार इस सेशन में ना मैं सच में जेन्युइनली बहुत ही डीपली बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें एक एक चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आगे आने वाले 3 महीनों को किस तरीके से कैसे कैसे करके हर कैटेगरी के बच्चे के लिए कैसे तुम यूटिलाइज करो कि ताकि अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सको। हर बच्चे के लिए यहां पर डिटेल में बात करूंगा और अच्छी तरीके से पूरा वीडियो को आप लोग जरूर देखना, मतलब बिना स्किप किए थोड़ा सा पेशेंस रख के देखना, अच्छा लगेगा बाद में और कुछ ना कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहली बात तो यह है कि सीबीटी का जो एग्जाम है वो 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में है। बार बार क्यों याद दिलाता हूं? ताकि हमारा टारगेट हमारी आंखों के आगे बार बार छपा रहे, बस मात्र एक कारण है। दूसरी चीज, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा सिलेबस नहीं पूरा हो रहा है, मैं कैसे क्या पढ़ाई करूं। भाई एक बात बताओ, क्या कभी ये सोचा है सच में बैठ के कि मेरे को कौन से टारगेट कॉलेज में जाना है, कौन सी टारगेट यूनिवर्सिटी में जाना है? क्योंकि भाई हर एक यूनिवर्सिटी में जाने के लिए हर प्रोग्राम कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं है सेम। क्योंकि तुम में से, मतलब मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं 50-60% ऐसे बच्चे हैं जिनको ना तो अपनी टारगेट यूनिवर्सिटी मालूम है, ना ही अपना टारगेट प्रोग्राम मालूम है। मतलब कईयों को बीए भी करना है, बीएससी भी करना है, बीकॉम भी करना है। बेटा जाओगे तो आप एक ही जगह पे ना, तो आप कम से कम सबसे पहला काम इन दोनों को रियलाइज करो कि आखिरकार आपका टारगेट क्या है। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि हर एक टारगेट के लिए अपना अलग अलग लक्ष्य बनने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेट से मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हो तो भाई तुम्हारे को 3 डोमेन एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी। अब मान लो तुम्हारे को लेट से ये देना ही नहीं है, मैथ ऑनर्स में जाना ही नहीं है, तुम्हारे को बीबीए में जाना है, तो भाई तुम्हारे को सिर्फ एक डोमेन का काम है, एक लैंग्वेज का काम है और जीटी का काम है। तो अगर तुम दो डोमेन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो अननेसेसरली का टाइम खराब कर रहे हो। मैं इस वजह से कह रहा हूं सबसे पहला काम, जितना ज्यादा तुम ये प्रायोरिटाइज कर ले जाओगे उतना ही बेहतर है। अब थोड़ा सा ना कुछ हकीकत देखते हैं। हकीकत क्यों दिखा रहा हूं आपको बार बार? ताकि तुम्हें यह मालूम चले कि यह पेपर आसान नहीं है। अगर पेपर आसान होता तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहली बात ये देख सकते हो भैया, इतने बच्चे 100 परसेंटाइल थे, मतलब 22,836, ये टोटल मिला के इतने 100 परसेंटाइल थे। और जो मेजर सब्जेक्ट है ना, अगर तुम इनका आंकड़ा देखोगे तो यहां पर मैं तुम्हें सीधा सीधा बात करता हूं। जैसे इंग्लिश में देखो, मतलब नियर अबाउट 5,000 बच्चों के करीब 100 परसेंटाइल, समझ रहे हो। हिंदी में देखो 102, हिंदी का कॉम्पिटिशन भी वैसे कर बहुत कम रहता है। और यहां पर थोड़ा सा बाकी अकाउंटेंसी का देखो 1,000 बच्चों के करीब, समझ रहे हो। बायो का देख रहे हो 5,000 बच्चों के करीब, बीएसटी का देखो भैया 2,500, केमिस्ट्री का देखो 233, कंप्यूटर साइंस का देखो 51, समझ रहे हो। तो ये नहीं बोल सकते कि भाई बच्चों के नंबर नहीं उठ रहे। ज्योग्राफी का देख रहे हो 389, हिस्ट्री का देख रहे हो लगभग 1,500, होम साइंस रेयर बच्चे देते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते। लीगल स्टडी देखो 129, मैथमेटिक्स में देख रहे हो 251, फिजिकल एजुकेशन में देख रहे हो 36, फिजिक्स में 83, पॉलिटिकल साइंस लगभग 1,500 और साइकोलॉजी भी कुछ बच्चे देते हैं लगभग 1,000 बच्चों के करीब। भैया जीटी में देख रहे हो कंपटीशन 36 बच्चे 100% डाले बस पूरे इंडिया भर में। और एक चीज और देख लो भैया, बीकॉम, जो बच्चे बीकॉम टारगेट कर रहे हो और भैया किरोड़ीमल जो टारगेट कर रहे हो, ये तुम देख सकते हो कि सबसे ज्यादा टॉप डिमांडिंग कोर्स 2023 में यही रहे। मैं आखिरकार ये सब चीजें क्यों समझा रहा हूं? ये सब चीजें इस वजह से समझा रहा हूं ताकि तुम्हारे को कंपटीशन का हकीकत मालूम चले। जो अभी तक नहीं पढ़े रहे हो ना, एटलीस्ट कम से कम ये मालूम चले कि नहीं पढ़ने से काम नहीं बनने वाला।
और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये मालूम चले कि कंपटीशन कितना खतरनाक होने वाला है। तो कंपटीशन कब नहीं होने वाला, लास्ट ईयर 2024 में 14.5 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, इस बार पेपर देने के बच्चे भी बढ़ सकते हैं बेटा, क्योंकि 2022 से 2023 में एकदम ड्रास्टिक चेंज हुआ है, 2023 से 2024 में भी चेंज होने की पूरी संभावना है। मैं इस वजह से तुम्हारे को हकीकत समझा रहा हूं। अब जरा यहां पर ना मैं कुछ एक सेफर साइड के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लेता हूं, ताकि ये आइडिया लगे कि तुमको सच में क्या करना है। यार आधी जनता को मालूम ही नहीं है क्या करना है। देखो अगर मान लो तुम बीए का पेपर दे रहे हो, लेट से तुम्हारा टारगेट है भैया बीए के लिए यार 3 लैंग्वेज मतलब 3 डोमेन 1 लैंग्वेज चाहिए, तो तुम इसी को पढ़ो। लेट से बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ग्रुप का अगर कोई भी है तो 3 डोमेन और इंग्लिश यहां पर क्वालिफाइंग है, सिर्फ और सिर्फ 30% नंबर चाहिए। बीएससी मैथ ग्रुप का कोई है तो 3 डोमेन 1 लैंग्वेज चाहिए। बीएमएस बीबीएफआई है कुछ भी है तो 1 लैंग्वेज 1 डोमेन, जीटी से काम चल जाएगा 650 में। तो कुल मिला के अगर मैं सेफर साइड की यहां पर बात करता हूं, अगर मान लो तुम्हारे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है यार, तुम्हारा टारगेट वारगेट कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, भैया सेफर साइड के लिए 3 डोमेन 1 लैंग्वेज 1 जीटी देके अच्छे से पेपर दो, बाकी जो भी होगा वो बाद में तुम देख लेना। अब यहां पर ना सबसे मुद्दे की बात यह है कि सर आखिरकार इन टाइम टेबल इनको हमें अचीव कैसे करना है। ठीक है सर, आपने कॉम्पिटिशन बता दिया, आपने सब कुछ बता दिया, अब ये बताओ कि आगे आने वाले 3 महीनों में करना क्या है। अब जरा अब यहां से ना वीडियो को थोड़ा ध्यान से सुनना। यहां पर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर आपको प्रॉपर टाइम टेबल बनाना पड़ेगा बेटा, क्योंकि अब ना अगर रैंडम चलोगे, कहते हैं ना कि आप विदाउट एनी प्लान जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी आंखों के आगे एक प्लान नहीं है ना कि हमको कब क्या करना है जिंदगी में, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो सीवीटी का पेपर है, आगे लाइफ में भी कुछ होने वाला नहीं अगर विदाउट प्लान चलोगे तो। प्रॉपर स्टडी मटेरियल, यार जिस चीज को पढ़ के हमें पेपर देना है, अगर स्टडी मटेरियल ही अनाप शनाप है, कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, पता लग रहा है जे एडवांस के सवाल लगा रहे हैं, तो क्या सेंस है उसका, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम क्रैकिंग स्मार्ट स्ट्रेटजी, बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई ये जो ऑब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव पेपर को फोड़ने का कुछ एक तरीका है, उसके बारे में तुम्हें मैं डिटेल में आगे समझाने वाला हूं। परफेक्ट नोट्स, आधी जनता नोट्स अनाप शनाप कुछ बना के रखी है, 4 महीने बाद खुद को समझ नहीं आता हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बेटा अब जो है इस टाइम पे तुम्हारे को शॉर्ट नोट्स और 1 पेज नोट्स ये दोनों बनाना चालू कर दो। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, इसको जाके एक बार को देख लेना, हाउ टू मेक 1 पेज नोट्स एंड शॉर्ट नोट्स, इस पर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, एक बार जाके देख लेना कैसे कैसे बनाना है। ठीक है, अब ना यहां पर जरा एक एक मुद्दे के बारे में हम चर्चा करते हैं। मेक प्रॉपर टाइम टेबल, आखिरकार टाइम टेबल से क्या होगा। देखो एक चीज बताता हूं, जो आप कहते हो ना कि सर मेरे को अगले दिन नींद बहुत आती है, मेरी तो नींद ही नहीं सर टूटती, ठंड में नींद बहुत ज्यादा आती है, हमें समझ ही नहीं आता दिन भर में सर हम टाइम अनाप शनाप खराब करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका टाइम टेबल नहीं है कुछ भी। अब ना कई सारे बच्चे मुझे टाइम टेबल भेजते हैं, 24 घंटे में पता लग रहा है भैया 22 घंटा वो अपना स्टडी आवर्स निकाल रहे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि आप रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल कहने का मतलब ये है रियलिस्टिक, ये नहीं कि अनाप शनाप हम 22 घंटे पढ़ रहे, 20 घंटे पढ़ रहे, इतना पढ़ के लोग कलेक्टर बन जाते हैं यार, इतना सीवीटी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है। यहां पर एक चीज मैं और कह रहा हूं, डोंट मेक द रिजिड टाइम टेबल। क्यों? क्योंकि रिजिड आपको, जैसे अगर मैं कहूं ना कि अगर तू एक दिन नहीं पढ़ेगा बेकार हो जाएगा, तुम्हारे मन में पता है क्या आएगा, डर बैठेगा, और जब अगर अपने मन के अंदर डर बैठाओगे ना फिर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो कभी भी ना रिजिड टाइम टेबल नहीं बनाना चाहिए कि मतलब सुबह 4 बजे से उठ के सुबह 4:15 तक पानी पीना है, 4:15 से लेके 5 बजे तक ये पानी पचाना है। इस तरीके से टाइम टेबल कभी नहीं चल सकता। कई सारे बच्चे मुझे भेजते हैं कि सर क्या ये टाइम टेबल सही है? नहीं सही है। तुम बस इतना मोटा सोचो कि मेरे को दिन में 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा कब पढ़ना ये छोड़ दो अपने ऊपर, क्योंकि जितना अपने आप को फिक्स करोगे, जितना रिजिड करोगे ना, उतना ही ज्यादा कुछ नहीं होगा। तुम में से मैक्सिमम बच्चे एग्री करेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता के जाना कितनी बार टाइम टेबल बना के कितनी बार फाड़ के फेंक चुके हो। तो सिर्फ और सिर्फ तुम इतना सोचो कि आज दिन में मेरे को 10 घंटा पढ़ना है, और 10 घंटे में 3 घंटे मैथ लेनी है, 2 घंटे लेट से फिजिक्स लेना है, 2 घंटे केमिस्ट्री लेना है, 1 घंटा जीटी लेना, व्हाटएवर जो कुछ भी है। तो ये तुम ऐसे मोटा फिक्स करो। और वो 3 घंटा गणित कब पढ़ रहे हो, मन कर रहा है 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को पढ़ रहे हो, 1 घंटा शाम को पढ़ रहे हो। मान लो 2 घंटे फिजिक्स पढ़ना, 1 आधा घंटे, मतलब जब तुम्हारा मन कर रहा है खाना खाने के बाद, मन कर रहा है खाना खाने के पहले। तो अपने आप को ना फ्री छोड़ दो। जब आप फ्री छोड़ोगे ना बेटा अपने आप को, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने टाइम टेबल को फॉलो कर पाओगे। तो बहुत ना रिजिड मत करो कि बस इस टाइम पे ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा टाइम वेस्ट कराने वाला है। इसके अलावा प्रॉपर स्लीप साइकिल इज द मस्ट। करते क्या मैक्सिमम जनता, मैं बताता हूं, इनको लगता है कि रात में ना लेट नाइट जग के पढ़ने में बहुत मजा आता है।
बस करेंगे क्या, टेलीग्राम पे एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे एक्टिव है, रील नचा नचा के देख रहे हैं, उसके बाद पूरी रात बेकार हो रही है और सुबह उठ रहे हैं 10 बजे। और जब सुबह 10 बजे उठ रहे हैं ये दिमाग में आ रहा है अब तो आधा दिन खराब कर दिया, अब आधा दिन में क्या पढ़ाई करेंगे। और यही साइकिल लगातार चलती जाती है, लगातार चलती जाती है, और फाइनली तुम्हारा महीना बेकार चला जाता है। और जब एक महीना बेकार चला जाता है तो तुमको यह लगता है कि अब तो मेरे हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, अब क्या करें। और जब एक महीना बेकार गया, देखते हो बाकी बच्चे आगे निकल रहे हैं, फिर डिमोटिवेट होकर पीछे पीछे चलते चले जाते हो। और एक टाइम ऐसा आता है जब आउट ऑफ कंपटीशन चले जाते हो। यही होता है ना, तुम में से मैक्सिमम जनता एग्री करेगी, नहीं करोगे तो अभी भी चीट कर रहे हो बेटा खुद को। मैक्सिमम बच्चे यही काम करते हैं, 4 दिन पढ़ोगे उसके बाद एक दिन रात भर जग जाओगे। बेटा सबसे पहली बात, आप अपने आप को बैलेंस करो, लेट नाइट वर्सेज अर्ली मॉर्निंग। ये तुम देखो कि हकीकत में तुम किस टाइप के इंसान हो। अभी मुझसे कोई पर्सनली बोले कि सर आप 2 बजे रात में क्या आपका दिमाग चलता है, भाई नहीं चलता, इंसान है दुनिया में। आप अपने आप को देखो कि आपका माइंड किस टाइम पे एक्टिव रहता है। सुबह 5 बजे उठ के जब पढ़ते हो तो 5 बजे जब 5 बजे उठ के पढ़ना चालू करते हो दिन भर में ज्यादा पढ़ पाते हो, या ये सोचो कि जब 12 बजे सो के उठते हो तो दिन भर में ज्यादा पढ़ पाते हो। मतलब आपको दिन भर में अगर 10 घंटा पढ़ना है तो जब सुबह 10 बजे सो के उठते हो उसके बाद 10 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हो, या सुबह जब 5 बजे उठते हो फिर 10 घंटा अच्छे से पढ़ लेते हो। ये अपने आप को सोचो कि आखिरकार कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते हो। बेटा किसी को कॉपी नहीं करना, अगर सुबह उठ के पढ़ने में मजा आता है तो सुबह उठ के पढ़ो, लेकिन ये नहीं कि हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं उसके बाद भी हम झक मार रहे हैं उसके बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे, फिर सिर्फ और सिर्फ टाइम खराब होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, आई कैन अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे बच्चे रात में अच्छे से पढ़ते हैं, कई सारे बच्चे सुबह में पढ़ते हैं। अपने आप को देखो कि कौन सी कैटेगरी में आप फॉलो करते हो, जिसमें फॉलो करते हो उसी हिसाब से तुम पढ़ाई करो, अपना टाइम बर्बाद मत करो। अब यार यहां पर एक चीज और चर्चा कर लेता हूं मैं, फिक्स स्टडी टारगेट। अब होता क्या है, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को ना नींद आता है, तो इसके लिए जो सबसे बड़ी दवाई है वो ये है कि रात में सोने के पहले ये डिसाइड करके सो कि कल करना क्या है। जैसे मान लो आज रात में सोने जा रहे हो, बेड पे एकदम बढ़िया रजाई ओढ़ के लेटे पड़े हो, और अब इस टाइम पे ये सोचो कि कल मुझे क्या करना है, कल सुबह उठ के क्या करना है। अच्छा मैथ की क्लास करनी है, फिजिक्स की करनी है, केमिस्ट्री की करनी है, 1.5 घंटा ये हो गया, उसके बाद 1.5-2 घंटा मैथ लगाना है अलग से, उसके बाद ये करना है जीटी की एक क्लास, रात में वाईटी करना है। ऐसे करके 8-10 घंटा अपने आप को फिक्स कर लो। जब अगले दिन उठोगे ना बस इसी हिसाब से चल लो, ऑटोमेटिकली नींद खुल जाएगी। जब एक रात पहले आप सोओगे ना बेटा ये डिसाइड करके कि अगले दिन आपको करना है क्या है, मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं आपको अलार्म लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये मेरा टेस्टेड मेथड है बेटा, ये सारी चीजें आप ना एक रात पहले ये सोच के सो कि मुझे कल करना क्या है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज, जब तुम्हारा एक दिन टारगेट कंप्लीट हो जाए भाई चिल मारो। अब अगर तुमने ये सोचा था ना कि आज ये करना है तो चिल मारो यार, ठीक है आज का काम हो गया, उसके बाद ठीक है एक आधा मूवी देखो या व्हाटएवर जो कुछ भी करो, मम्मी के साथ बैठो, पापा के साथ बैठो, गॉसिप करो। लेकिन यार जो स्क्रीन टाइमिंग है ना, स्क्रीन टाइमिंग बेटा खराब मत करो। स्क्रीन टाइमिंग आप लोगों का ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है, जब एक बार अपना टारगेट पूरा कर लो, मोबाइल यार मारो गोली, आराम से अपने परिवार के साथ बैठ के टाइम बिताओ, मम्मी पापा के साथ में, वो ज्यादा बेहतर है। भैया कई सारे बच्चों का ये बहुत बड़ा सवाल आता है, सर मेरा फोकस ही नहीं बनता, क्योंकि बेटा तुम बेड पे बैठ के पढ़ते हो। एक बात मुझे बताओ, कभी वॉशरूम में पढ़ाई हो सकती है? अगर मैं टेक्निकली पूछूं तो भाई जो जगह जिस चीज के लिए बनी हुई है वहां पर वही काम करोगे ना। मतलब बेड अगर सोने के लिए बना है तो बेड पे पढ़ाई कब से होने लग गई? कुर्सी पे सो सकते हो, अगर मैं बोलूं तुम्हारे को कुर्सी पे बैठा दूं तो मुझे कुर्सी पर नींद आ जाएगी? कई सारे बोलेंगे हाँ सर नींद तो आ जाएगी फिर तुम निठल लो एक नंबर के। तो बेटा हर चीज का ना अपना एक जगह है करने का। तो अगर तुम कुर्सी पे बैठ के सो सकते हो और बेड पे सो के जाग सकते हो फिर तो कुछ डिफेक्ट है। तो देखो अगर नींद आ रही है ना, कुर्सी मेज पर बैठ के पढ़ाई करो, प्रॉपर यार एक एम्बियंस के साथ में पढ़ाई करो। जब टारगेट फिक्स करके करोगे ऑटोमेटिकली नींद वगैरह गायब हो जाएगी। प्रॉपर एम्बियंस लाइक एग्जाम, कहने का सेंस ये है जैसे जो तुम्हारा पेपर है ना एक दिन में मैक्सिमम 3 शिफ्ट में हो सकता है, तो हर एक शिफ्ट लगभग 1-1 घंटे का होता है। तो कम से कम एक बार में 3-3 घंटे बैठ के पढ़ने की प्रैक्टिस डालो। क्योंकि होता क्या है, आधी जनता पेपर देने जाती है 3 घंटा बैठना ही नहीं आता, कमर में अकड़न मच रही है, आंखों में दर्द हो रहा है, हाथ फूल रहे हैं, पैर दर्द हो रहा है, ये आधा। तो बेटा आप ये सोचो तुम कहीं लड़ाई करने गए, वहां पे धनुष बाण से लड़ाई कर रहे हो, पता लग रहा हाथ ही दर्द कर रहा है, तो तुम काहे का युद्ध करोगे? तो यार तुम्हारे को इस चीज की प्रैक्टिस डालनी पड़ेगी, लगातार बैठ के अच्छे से पढ़ने की। इसके अलावा मेक रियलिस्टिक टारगेट। कई सारी जनता पता है क्या करती है, वो यही करता है फरवरी के अंत तक सिलेबस खत्म। ये मतलब 5 सब्जेक्ट का टाइम टेबल बना लेंगे जोश जोश में आके कि 5 सब्जेक्ट का सिलेबस फरवरी अंत तक खत्म, बात खत्म यहीं पे, अब मेरे को इसके बाद पढ़ाना ही नहीं है। बेटा ऐसे कुछ नहीं होता। अगर तुम एक दिन में 10 घंटा भी पढ़ोगे ना, रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाओ कि मुझे क्या करना है। अगर मैथ में 13 चैप्टर है, दुनिया का कोई बच्चा
भाई 13 चैप्टर पहली बार एक महीने में पढ़ के नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या अकाउंट, बीएसटी जो कुछ भी आपका डोमेन है, रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। ये नहीं कि 15 दिन में हम पूरा खत्म करने बैठ रहे हैं। और होगा क्या हकीकत में, सोचोगे कि एक दिन में ना 15, जब एक महीने में पूरा सिलेबस खत्म, तो एक दिन में 3 चैप्टर मैथ का, 3 फिजिक्स का, 3 केमिस्ट्री का, और होगा एक भी नहीं हकीकत में। क्योंकि प्रैक्टिकल बात यही है, एक एक चैप्टर रिवाइज कर पाना, एक एक चैप्टर पूरा कर पाना एक दिन बहुत मुश्किल बात है हर सब्जेक्ट का। तो होगा नहीं, बस यहीं पर तुम्हारा प्लान फ्लॉप, और जहां यहां पर प्लान फ्लॉप वहीं पर तुम्हारा मामला फ्लॉप। तो रियलिस्टिक टारगेट बनाओ जो अचीव कर सको अपने आप से। समझ में आ रहा है बेटा, किसी को दिखावे के लिए नहीं करना यार कि हम चिपका रहे, मम्मी पापा देख के जा रहे हो मेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं बेटा, अल्टीमेटली रिजल्ट सब कुछ दिखा देगा। तो आप ना रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। अब यार यहां पर ना मैं तुमसे कुछ एक बातें करना चाहता हूं, 5 स्टेप स्ट्रेटजी फॉर द 100 परसेंटाइलर। अब जो मैं ये तुम्हें समझाने वाला हूं ना, ये मैं कितने सालों से बच्चों को यही चीज मैं समझा रहा हूं। सबसे पहली बात, सिलेबस कंप्लीशन। भाई सबसे पहला काम, अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करो। क्योंकि सीवीटी में 100 परसेंटाइल लाने के लिए पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। हर चैप्टर से कुछ ना कुछ चीजें आती है, चाहे 5 नंबर का ही है लेकिन आता जरूर है। तो कुछ भी छोड़ो मत, चाहे कोई चैप्टर नहीं आ रहा रट्टा मार लो, वो चलेगा, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करो। दूसरा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल रिसोर्सेज। जैसे जो तुम्हारा स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल है, जैसे मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं, ब्लैक पीपीटी 3.0 हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट हो गया, अड्डा 24/7 की बुक्स हो गई। जो स्टैंडर्ड आपका स्टडी मटेरियल है तुम इसको कंप्लीट करो। दूसरा काम ये करो, जब ये दोनों काम हो जाएं तो मॉक टेस्ट लगाओ, डेली क्विज लगाओ, टाइम बाउंडिंग प्रैक्टिस करो। जो अड्डा 24, इसके लिए तुम्हारे को मैं क्या कहना चाहता हूं बेटा, अड्डा 24/7 ऐप पर ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है। क्या? डेली क्विज। आराम से वहां से जाके 20 क्विज, 30 क्विज का अच्छे से प्रैक्टिस आप कर सकते हो। इसके बाद एनालिसिस ऑफ द मॉक टेस्ट, स्ट्रॉन्ग टॉपिक वर्सेस वीक टॉपिक। ये आप रियलाइज करो कि कौन सा टॉपिक तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कमजोर है। जैसे अगर तुम्हारे को प्रोबेबिलिटी लेट से मैथ में पढ़ने में मजा नहीं आता, तो वो मतलब क्या कहते हो, आपका वीक टॉपिक है। मान लो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें तुम्हारा एक भी सवाल गलत नहीं होता, वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है। उनको रिवाइज करो और इस पर प्रैक्टिस बढ़ाओ जो तुम्हारे वीक टॉपिक है। तो हर सब्जेक्ट में यही काम करो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है अलग करो, वीक टॉपिक है अलग करो। स्ट्रॉन्ग पे तुमको बार बार सवालों को करने की जरूरत नहीं है, उस पर मॉक्स करते रहो, सवालों की प्रैक्टिस करते रहो, बस जस्ट रिवाइज करते रहो। इनको क्या करो, कंसेप्ट का रिवीजन करो, बेसिक से प्रैक्टिस करो, स्क्रैच से। वीडियोस देखो, इनके पेड के वीडियोस देखो, वाईटी पर वीडियोस देखो, इनको क्लियर करो, तब जाके होगा बेटा। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज 3 R's, रिवीजन, रिपीट, रिफॉर्म। सबसे पहला काम रिवाइज करोगे, रिपीट करोगे और उसके बाद अपने अंदर रिफॉर्म करोगे। बेटा यही 5 स्टेप स्ट्रेटजी है अगर आपको सच में 100 परसेंटाइलर बनना है तो। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है? तो आई होप आप सभी बच्चों के जितने भी डाउट्स होंगे सारे मैंने ले लिए होंगे आज। टू डू चार्ट ऑफ द टारगेट, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी तुम्हारे सब्जेक्ट है ना, कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम भूल जाते हैं कि किस सब्जेक्ट में हमने पीवाईक्यूज करे, किस में नहीं करे, कौन से चैप्टर में करे, कौन से नहीं करे। तो एक चार्ट अपनी कॉपी में ऐसे बना लो। यहां पर रिलेशन, जैसे मान लो ये मैथ का एग्जांपल दे रहा हूं, पहला चैप्टर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करा के नहीं, पीवाईक्यूज करा के नहीं, टेस्ट करा के नहीं, उसका एनालिसिस करा के नहीं, मिस्टेक्स लिख लो। सेम ऐसे दूसरे चैप्टर में ये सब काम करा के नहीं। तो ऐसे करते जाओ, जिंदगी में नहीं भूलेगा। ये तो हमें याद रहना चाहिए बेटा कि हमने किसमें अपनी प्रैक्टिस शीट लगाई है, किसमें नहीं लगाया, किस चैप्टर का टेस्ट दिया, किसका नहीं दिया। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब यार यहां पर हाउ टू अचीव दीज टारगेट्स इजिली, इन जो मैंने आपको टारगेट बताए हैं इनको आपको अचीव कैसे करना है, मैं उसके बारे में आपको रियलिस्टिक बात बताता हूं। देखो जो मैं बात करने जा रहा हूं ना, ये थोड़ी सी आपको हार्श रियलिटी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। तुम में से 2 कैटेगरी का बच्चा है। सबसे पहली कैटेगरी का बच्चा ये है जिसके अंदर सेल्फ स्टडी करने का गुण है, वो खुद से पढ़ लेता है, जिसके अंदर डिसिप्लिन है, जिसके अंदर 10 घंटे पढ़ने की खुद से क्षमता है, पड़ोसी आके बकैती करते हैं तो उनके बीच में भी नहीं जाता, जिसके अंदर जिसका सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो बेटा ये तुम्हारे लिए मेरी गाइडेंस है कि डेली क्विज करो। ये तुम्हारे को अड्डा ऐप पर कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा मॉक टेस्ट करो, ये आप अड्डा 24/7 से आप बाई कर सकते हो अगर आप यूट्यूब के बच्चे हो तो। अगर तुम ये सारा काम कर रहे हो तो बस तुम मॉक टेस्ट बाई कर लो और डेली क्विज ये फ्री में दिया गया है। मॉक टेस्ट करोगे तो इसमें 30 टेस्ट मिल जाएंगे, यानी टोटल मिला के 1500 सवालों की प्रैक्टिस पर सब्जेक्ट तुम्हारे को यहां पर मिल जाएगा। जो एस टेस्ट सीरीज है उसको बाई करना, आराम से बेटा तुम्हारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहां पर दूसरी कैटेगरी के बच्चे ये वाले हैं जिनके अंदर भैया सिलेबस इनकम्प्लीट है, जिनका अभी तक भी सिलेबस हुआ नहीं है, जिन्होंने अभी तक एक भी मॉक नहीं दिया है, 0 मॉक टेस्ट, या जिनका नंबर उठ ही नहीं रहा मॉक में, जिनके अंदर कोई डिसिप्लिन नहीं है, मतलब रोज जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, रोज जाके इधर उधर टाइम बर्बाद कर रहे हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं, पड़ोसी के साथ में बकैती कर रहे हैं, फालतू की नौटंकी दिन भर लगा के रखे हैं।
और जिन जो 2-3 घंटे सिर्फ पढ़ रहे हैं और बाकी टाइम पे टाइम पास कर रहे हैं, मम्मी पापा की निगाहों में आंख धूल झोंक रहे हैं कि भैया हम तो पढ़ रहे हैं, और अल्टीमेटली बेटा रिजल्ट उसका बहुत ही विशेष होने वाला है, बहुत ही बेकार होने वाला है। ऐसे बच्चों के लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि भैया आप कोई भी बैच आप परचेज करो और अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि बेटा अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है ना, तो आपको एक डिसिप्लिन में आने के लिए किसी ना किसी बैच में आपको आना पड़ेगा। क्योंकि बैच में जब आपकी रोज डेली क्लासेस चलेगी टाइम टू टाइम, जब टीचर आपको रोज डेली आके पढ़ाएगा, तो यार पैसे देके बैच खरीदोगे तो झक मार के पढ़ाई करोगे ही करोगे। और जब झक मार के पढ़ाई करोगे बेटा, ओवर द टाइम आपकी आदतें सुधर जाएगी, और जब आदतें सुधर जाएगी तुम्हारा सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा। अभी भी एनफ टाइम है, 90 डेज है, 3 महीना है अभी भी, और 3 महीने में हम कम से कम 2 से 3 बार तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे और अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। और इसमें जो सबसे लेटेस्ट बैच है वो एम्बिशन बैच है। अगर किसी बच्चे को एनरोल करना है तो बेटा वो एम्बिशन 2.0 में आप एनरोल करना, एम्बिशन 2.0 में। अब जरा यहां पर मैं तुम लोगों को मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक चीज मैं क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो, कोई भी बच्चा है उसको परफेक्ट गाइडेंस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अपने टारगेट को पुश करना, इंस्टेंट डाउट रेजोल्यूशन, पर्सनल मेंटोरशिप, यार इतनी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो टोटली, अगर आपका पूरा प्लान हिला हुआ है, तो कम से कम आपको इतने सारे काम करने पड़ेंगे जो तुम खुद से कर नहीं पाओगे। तो उसके लिए मैंने आपको बताया कोई ना कोई एक बैच परचेज करो, अच्छे से पढ़ाई करो। बच्चों का एक बहुत ही कॉमन डाउट कि सर मुझे महापैक लेना चाहिए या मुझे इंडिविजुअल बैच लेना चाहिए। इंडिविजुअल बैच यानी कहने का मतलब यह है सबसे लेटेस्ट बैच एम्बिशन बैच 2.0, ठीक है। अब यहां पर पहले बेटा आप क्लियरिटी ले लो, उसके बाद मैं अभी आपको बताता हूं कि आप कैसे एनरोल करोगे, और अच्छी तरीके से ये भी समझाता हूं कैसे कैसे क्या क्या करोगे। देखो, सबसे पहली बात, महापैक में आपको अड्डा 24/7 के सारे बैचेज का एक्सेस दिया जाता है, लेकिन इंडिविजुअल बैच में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बैच का एक्सेस मिलता है। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके लिए क्या सुटेबल है। यहां पर मल्टीपल लाइव क्लासेस होती हैं। अड्डा 24/7 की ऑब्वियस सी बात है, जितने बैचे जाएंगे सबकी लाइव क्लास चलेगी, तो तुम्हारे पास कई सारी लाइव क्लास मिलती हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक लाइव क्लास एक बार मिलेगी। ऑब्वियस सी बात है, जो क्लास आपकी हो जाएगी उसकी रिकॉर्डिंग आपके ऐप में अवेलेबल रहेगी। यहां पर यार 30 फुल मॉक टेस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 20 है। यहां पर सेक्शनल टेस्ट चैप्टर वाइज है, इसमें बेटा कोई भी सेक्शनल टेस्ट नहीं है। यहां पर हार्ड कॉपी है बुक्स की, आपको बुक्स आपके घर पर भेजी जाएगी। यहां पर सिर्फ और सिर्फ ई बुक है जो कि आपके ऐप में रहेगी, जिसको आप डाउनलोड नहीं कर पाओगे। यहां पर यार मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, यहां पर कोई भी मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं है। अब यहां पर बच्चों का एक डाउट होता है सर मुझे कौन सा लेना चाहिए। बेटा मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप महापैक पर जाओ, क्योंकि महापैक आपके लिए जेन्युइनली सबसे बेस्ट है। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। और अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो बेटा आप इंडिविजुअल बैच परचेज कर लो, क्योंकि डेफिनेटली ये 1000-1500 सस्ता पड़ता है, तो ये आप इतना तो आप अफोर्ड कर ले जाओगे। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है। अब बेटा यहां पर ना मैं एक बार आपको डिटेल में समझाता हूं कैसे कैसे आपको बाय करना है। यहां पर आप जाओगे सीवीटी यूजी सीवीटी साइंस, यहां पर बेटा जैसे ही आप आओगे, मेरी रिकमेंडेशन यह है कि सभी बच्चे जिनको भी करना है आप ऐप के थ्रू ही करना, क्योंकि ऐप पर आपको 21% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ये कूपन कोड लगाओगे। तो मैंने सारी बातें आपको समझा दी है। आपको यहां पर कूपन कोड क्या यूज करना है, Y457, ठीक है। तो Y457 बेटा आप यहां पर जैसे यूज करोगे, आई थिंक इसका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं। तो आपका ये जो प्राइस है बेसिकली 4919, ये आपका लगभग 3500 के करीब ये बैच आपका पड़ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहीं पर आपको लिख के बता देता हूं। तो आपको करना है क्या है, Y457 डिस्काउंट कोड यूज करना है। तो जैसे आप ये लगाओगे तो आपका बैच लगभग 3500 के करीब ये पड़ जाएगा। इसमें बेटा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश और जीटी इतने सब्जेक्ट, और इसके अलावा 20 टेस्ट, और इसके अलावा आपको बाकी सब कुछ इसमें दिया जाएगा, ई बुक वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगी। तो बेसिकली दिस इज द एम्बिशन 2.0 जो मैंने आपको बताया। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर है। और अगर कोई भी डाउट है बेटा आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप लिख सकते हो। और यार देखो, फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं, कुछ तुम पढ़ लोगे, कुछ मैं पढ़ा दूंगा, बस कुछ दिन तुम मेरी बात मान लो, तुमको तुम्हारा सिलेक्शन दिला दूंगा, तुमको तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सभी मेरे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर यार जरूर बता के जाना कि आपको सेशन कैसा लगा, और कुछ अगर सीखने को मिला है ना भाई, तो अपने दोस्तों में बेटा जरूर सेशन को शेयर कर देना। मतलब हर जगह पर यार फैला देना, क्योंकि जेन्युइनली मतलब आप ये समझ लो बेटा, ऐसे वीडियोज, ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करने में बहुत मेहनत लगती है। तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। और हाँ, वीडियो के नीचे यार अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके जरूर जाना, और कहां पर पढ़ाई में दिक्कत आ रही है उसको भी बताना। फिर अपना अनुभव के साथ में, अपने अनुभव के साथ में निचोड़ आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको किस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू ऑल।